फिलहाल के लिए मैं मुद्दे पर चलता हूं और मुद्दा यह है कि G20 समिट को लेकर के काफी सारी जो न्यूज हैं, उन न्यूज में से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो फिलहाल निकल कर आ रही है वो न्यूज ये है कि सिक्योरिटी के जो इंतजाम भारत सरकार के द्वारा फिलहाल किए गए हैं, उन इंतजामों को देखते हुए आप ये आराम से विश्वास कर सकते हैं कि हमारे आने वाले जो आगंतुक हैं उन्हें निश्चित ही भारत में आकर के बहुत खूबसूरती का एहसास होगा और सुरक्षा का भाव उन्हें प्राप्त होगा। आज के सेशन में इसी विषय पर हम आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि हाल ही में ऐसा क्या हुआ है कि रूस ने कहा है कि वो फाइनली जो G20 का लेटर ऑफिशियल पेपर निकल कर आएगा, उस पेपर के अंदर उसे रोकने की धमकी दे रहा है। ये सारी बातें आज के सेशन में की जाएंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि G20 समिट की सुरक्षा के लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक में जिस निगरानी करने वाले यंत्र ने निगरानी की थी, जिसका नाम नेत्रा था, वो इस समय G20 की भी जो बैठक दिल्ली में हो रही है 8 तारीख से शुरू होकर 9 और 10 को जो चलेगी, उसकी भी निगरानी करेगा। क्या है ये कहानी, इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल के लिए हेडलाइंस देख लीजिए। हेडलाइंस में लिखा हुआ है नेत्रा एयरक्राफ्ट एआई आर्मी एनएसजी अमंग अदर एलीट मेजर्स। नेत्रा एयरक्राफ्ट एआई आर्मी एनएसजी अमंग अदर एलीट मेजर्स पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी। ये क्या है नेत्रा, किस तरह से कंट्रोल स्थापित करेगा, आज के सेशन में बताएंगे। तो चलिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो G20 एआई समिट को लेकर के है। G20 में ऐसा क्या हो रहा है जिसके लिए डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई एक इकाई इस समय लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, और विशेष रूप से तब जब दुनिया के प्रमुख अखबारों में से यूरेशियन टाइम यह लिख देता है कि इंडिया ने एक ऐसे इंडिजीनियस नेत्र एयरक्राफ्ट को गार्ड करने के लिए लगाया है G20 समिट में, जिसने पाकिस्तान की तरफ से जब F-16 भारत के अंदर आया था तो उसे मार भगाने के लिए मिग लेकर अभिनंदन उड़े थे। अगर आपको यह घटना याद हो तो इससे रिलेट करती हुई यह घटना है, और इस घटना को अब हम आपके साथ विस्तार से प्रकाशित करते हैं। आपको बालाकोट एयर स्ट्राइक याद होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर बनी हुई फिल्मों को भी देखा होगा, डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के द्वारा रिटेलिएशन के अंदर, बदले की कार्रवाई के अंदर अमेरिका मेड F-16 लेकर के भारत पर हमला करने का प्लान किया गया, तो हमारी सुरक्षा एजेंसीज को तत्काल प्रभाव से यह पता चल गया कि कोई हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है। और हमारे को जैसे ही यह जानकारी पता चली कि वो लोग उड़ चुके हैं हमारे ऊपर गोलीबारी करने के लिए, हमने अपनी एयरफोर्स को, जो तत्काल प्रभाव से उस समय स्टैंड बाई पर खड़ी थी कि जैसे ही कोई घटना होगी हम रिएक्शन देने पहुंचेंगे, हमारी एयरफोर्स तुरंत, जिसमें कि आपने अभिनंदन जी का नाम सुना है जो कि मिग लेकर के उड़े थे और उन्होंने F-16 पाकिस्तान वाला मार गिराया था। तो आपको यह सूचना पता कैसे चली कि वो F-16 लेकर आ रहे हैं? तो आसमान में हमारे द्वारा एक ऐसा खोजी विमान छोड़ा हुआ था जो कि आसमान में रहते रहते एक बार में कम से कम 5 ऐसे एयरक्राफ्ट को मॉनिटर कर सकता है, जो कि आपके लिए थ्रेट पैदा कर सकते हैं। जब भारत में इतना मेगा इवेंट हो रहा हो जिसमें दुनिया भर की नजरें भारत की सुरक्षा एजेंसीज पर और भारत के द्वारा जो सुविधाएं विकसित की गई हैं उन पर होंगी, तो ऐसे समय पर भारत सरकार के द्वारा उसी नेत्र नामक एयरक्राफ्ट को अभी एम्प्लॉय कर दिया है, लगा दिया है। तो इधर देख सकते हैं, ये वो खबर है 2019 की, जहां पर हम लोगों का इंटरसेप्शन काफी सराहना पाया था, जिसके चलते पाकिस्तान के F-16 को हमने पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया था। जहां तक बात हो G20 की, चूंकि G20 इवेंट से पहले हम लगातार आपको कुछ ना कुछ अपडेट उसके बारे में देते रहेंगे, तो G20 से जुड़े अपडेट में सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि 19 देश के प्रतिनिधि यहां पर शामिल हो रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन और जापान के प्रधानमंत्री भी आएंगे। शी जिनपिंग का आना कैंसिल हो गया है, जो कि हमने पहले भी सेशन किया था। हमने आपको जानकारी दी थी कि शी जिनपिंग नहीं आएंगे, उनके स्थान पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं चाइना के। तो अभी की ये खबर कंफर्म भी हो चुकी है कि शी जिनपिंग अटेंड नहीं करेंगे, ऑफिशियली ये बात आ चुकी है। और ऐसी स्थिति में भारत का कहना है कि अगर वो नहीं भी आते हैं तो इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत का जो असली मकसद है वो तो अपनी बातों को सर्वोपरि रखना है, और हम अपनी बातों के लिए दुनिया को यह मंच के रूप में जगह देने वाले हैं। ठीक है, तो स्वदेशी एयरक्राफ्ट जो सर्विलांस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, दैट इज नेत्र। और यह नेत्र भारत के द्वारा, अपनी वायुसेना के द्वारा फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय पर यूज किया गया था। नेत्र विकसित कब हुआ, कैसा दिखता है, क्या है, तो इसके बारे में जान लीजिए। कुछ इस प्रकार का यह एयरक्राफ्ट दिख रहा है, जो कि 2007 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। 2460 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के
नेत्र तैयार हुआ था। नेत्र 5 घंटे तक हवा में रह सकता है, इसको वहीं पर रिफ्यूल करके दोबारा भी उड़ाया जा सकता है, यानी कि अगले 9 घंटे तक भी ये उड़ान भर सकता है। और साथ ही साथ जो रडार के सिग्नल्स मार्केट मतलब वायु में आ रहे होते हैं, ये उनको भी पकड़ने में माहिर है। हाल प्राप्त जो जानकारी अखबारों में है उनके अनुसार एनएसजी के कमांडोज के द्वारा सेना के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। एनएसजी के स्नाइपर्स पूरी तरह तैयार किए गए हैं। और आपको यदि याद हो तो जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है, आपको ध्यान होगा हमने आपको यह जानकारी कई विषयों पर दी है कि जैसे कि नैन्सी पेलोसी जब गई थी तब के बारे में बताया, हमने बताया था कि जब शी जिनपिंग सऊदी गए थे तब क्या हुआ, ऐसे ही जब यूएस के राष्ट्रपति अर्जेंटीना गए तब क्या हुआ। हमारा मकसद आपको यह बताना था कि जब ये लोग जाते हैं ना बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, तो वो देश इनके प्रोटोकॉल में अपने फाइटर जेट चलाता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी किसी राजनेता को रास्ते में चलते हुए देखा हो, किसी बड़ी सेलिब्रिटी को जाते हुए देखा हो, देश के किसी मुख्य व्यक्ति को जाते हुए देखा हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वगैरह को, तो आपने देखा होगा गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है, उनकी सुरक्षा के अंदर गार्ड तैनात किए जाते हैं, चारों तरफ से उनके रास्ते को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसे ही जब कोई अंतरराष्ट्रीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने देश में आ रहा होता है तो भारत की वायुसेना उन्हें रास्ते में ही प्रोटोकॉल दे रही होती है, यानी एक प्रकार से यह समझिएगा कि उनके एस्कॉर्ट में हमारे व्हीकल चल रहे होते हैं। जैसे जमीन पर चलते हैं ऐसे ही हवा में हमारे द्वारा फाइटर जेट्स को उड़ाया जाता है। हमारे द्वारा जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का जब वो जहाज आएगा तो उस समय उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि कहीं गलती से कोई भी तरह की उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारे द्वारा मिराज, राफेल और मिग विमान, सुखोई विमान ये तैनात किए जाएंगे ताकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दुश्मन की निगाह हो तो उसे तत्काल प्रभाव से न्यूट्रलाइज किया जा सके। और यह एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन बन चुका है अब कि जब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति देश में आ रहा होता है तो पूरी की तरह से मतलब उन्हें सुरक्षा हवा में भी दी जाती है। ठीक है ना। एनएसजी के गार्ड्स के द्वारा ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये प्रॉपर मतलब प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं। एक होटल है दिल्ली की ली मेरिडियन जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर को उतारते हुए दिखाया गया है। वहां से उतर करके जो एयरफोर्स के कमांडो हैं या फिर ये एनएसजी के जो कमांडो हैं इनको आप जाते हुए देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं जो दर्शाती हैं कि किस तरह से मुस्तैदी के साथ इस दिन की तैयारी चल रही है कि यदि कुछ भी अनहोनी होती है तो उससे निपटने के लिए तैयारियां कैसे होंगी, जहां हमारे विदेशी डेलीगेशन रुकेंगे उनकी सुविधाओं का ध्यान कैसे रखा जाएगा। देखिए आपको यह एक होटल की छत पर उतरता हुआ हेलीकॉप्टर संभवतया दिखाई दे रहा होगा जिसको कि यहां पर हेलीपैड के रूप में उतारा जा रहा है। ये सब अभ्यास किए जा रहे हैं। अभ्यास के क्रम में सुखोई 30, मिराज 2000 और सुखोई ये सब पूरी तरह से तैनात किए जा रहे हैं जो कि आने वाले समय में सुरक्षा देंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से सेना के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा, फोर्सेस के द्वारा अपने जो डॉग स्क्वाड है उसके माध्यम से किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई भी मतलब ऐसी अनहोनी ना हो पाए जिससे भारत का अंतरराष्ट्रीय रूप से किसी प्रकार का हमें नीचा देखना पड़े। तो उसकी पूरी तैयारियां बहुत बड़े लेवल पर चल रही हैं। इतना ही नहीं, जहां पर हमारे विदेशी मेहमान ठहरेंगे वहां पर बुलेट प्रूफ शीशे तक लगवाए गए हैं। इसके साथ साथ सीआरपीएफ के कुल 900 जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। जो विदेशी मेहमान हमारे देश में आएंगे उनके रिश्तेदारों की सुरक्षा करने के लिए भी कमांडो को तैनात किया जा रहा है। आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो इस पूरी सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। अब आप इधर देखें, ये वो ऑडी हैं जो बुलेट प्रूफ हैं जिनमें हमारे विदेशी डेलीगेशंस को लेकर चला जाएगा और ये डेमो के रूप में तैयार किया जा रहा है कि अगर गलती से कोई भी अनहोनी यहां घटित होती है तो ये रिहर्सल है कि अगर कुछ मतलब ऐसा होता है जिसकी तैयारी नहीं थी और हो गया तो उससे बचने के लिए तत्काल प्रभाव से, तो ये सारी चीजों का रिहर्सल टाइम टू टाइम किया जाता है कि अगर कुछ हुआ तो उस समय पर क्या किया जाएगा। तो प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत आप देख सकते हैं कैसे कैसे हमारे उनको ले जाया जाएगा, क्या रोड मैप रहेगा। अब जैसे मान लीजिए ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है, अचानक मान लीजिए कि कोई भी ऐसी जानकारी निकल कर आई कि किसी प्रकार से हमारे विदेशी डेलीगेशन को कोई सुरक्षा की चूक दी तो तत्काल प्रभाव से लेकर गाड़ियां उन्हें साइड में चली जाएंगी। इस तरह की यहां पर तैयारियां की जा रही हैं, यानी कि हर तरह से मुस्तैदी के साथ इस विषय के ऊपर पूरी तैयारी की जा रही है ताकि भारत दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को बहुत अच्छे से सुरक्षा उपलब्ध करा पाए।
ये चीज यहां पर प्रदर्शित की जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री का एक वीडियो पीटीआई, जो मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है शायद, उसके साथ दिया हुआ एक इंटरव्यू इस समय पर ऑन एयर हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने द्वारा कुछ बातें बताई हैं, जिसमें यह बात उनसे पूछी गई कि चीन और पाकिस्तान को लेकर के क्या मत है। तो उन्होंने कहा कि भारत बहुत बड़ा देश है, ऐसी स्थिति में G20 की समिट, उसके अंदर बहुत सारे क्षेत्र हमें यूज करने थे। हमने जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, और हमने वहां पर अपनी मीटिंगों का आयोजन किया है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। हम उसी के साथ में इस इवेंट की पूरी तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के ऑब्जेक्शन पर पूछे जाने पर उन्होंने साफ कहा कि हम पूरी तरह से अपने क्षेत्र के अंदर हैं और आप अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये सारे के सारे सेशंस हमने चीन और पाकिस्तान से जुड़े हुए आपको बताए हैं। एक खबर जो यहां पर इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है, उस खबर को भी आपको जियोपॉलिटिकली समझना होगा, और वो खबर जुड़ी हुई है रशिया से, पुतिन से जुड़ी हुई है। क्या खबर है जुड़ी हुई, मैं आपको बताता हूं। असल में हुआ यह है कि सर्गेई लेवरोव के द्वारा हाल ही में एक बयान दिया गया है 1 सितंबर को, और उन्होंने कहा कि यदि G20 डिक्लेरेशन में हमारी बात नहीं लिखी गई तो हम उस लास्ट घोषणा पत्र को जारी नहीं होने देंगे। अब पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं और फिर रूस के इस बयान को समझने का प्रयास करते हैं। जब भी आपने कोई मीटिंग सुनी हो कि कहीं पर भी, चाहे ब्रिक्स की बैठक हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस की अध्यक्षता में कोई बैठक हो रही हो, या फिर किसी प्रकार के G7 की मीटिंग हो रही हो, जब मीटिंग खत्म होती है ना, तब जाकर के एक घोषणा पत्र, एक डिक्लेरेशन जारी किया जाता है कि जब मीटिंग संपन्न हो गई, हम इस मीटिंग में, जैसे बाली में खत्म हुई तो बाली डिक्लेरेशन, ऐसे इंडिया में नई दिल्ली में खत्म होगी तो नई दिल्ली डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में उस मीटिंग में जो बातें हुई उन बातों को लिखा जाता है, और भविष्य के लिए जब हम कभी आगे मिलेंगे तो किन बातों पर चर्चाएं होंगी, इन्हें भी लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में जहां तक बात हो रशिया की, रशिया ने कहा है कि G20 मेंबर्स जब अपनी बातें रखें, अगर उन्हें रशिया यूक्रेन पर कुछ बोलना है बोलें, लेकिन रशिया का पक्ष लिखे बिना आप कोई भी चीज जारी नहीं करेंगे। अब आप पूछेंगे कि इससे किसको दिक्कतें होंगी। असल मायने में भारत ने रशिया यूक्रेन मुद्दे को इस मीटिंग से दूर रखने का ही सोचा था। भारत ने यूक्रेन को भी इस विषय पर बोलने के लिए इनवाइट नहीं किया, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहती हैं, और ये भारत के लिए बड़ा धर्म संकट होने वाला है, कि वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहती हैं कि भारत रशिया यूक्रेन वॉर के मामले में कुछ बोले। ऐसी स्थिति में रशिया का कहना है कि जब भी अगर कोई चीज कही जाए वेस्टर्न देशों के मतलब प्रभाव में आकर के, और उसकी राय नहीं ली गई और उसका पक्ष नहीं जाना गया, तो वो उसे पास नहीं होने देंगे। तो एक प्रकार से ये हमारे लिए ऐसी स्थिति आ गई है कि उनका मतलब ये जानकारी बाहर कहां से आई, तो ये जानकारी आई जब सर्गेई लेवरोव, जो कि 2004 से रशिया के विदेश मंत्री हैं, उनसे एक इंस्टीट्यूट में पूछा गया था, मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा G20 में हुआ तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा, देखिए, आम सहमति के बाद ही कोई लेटर डिक्लेरेशन के रूप में जा पाता है, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई देश G20 की अध्यक्षता करता है और कोई सहमति नहीं बन पाती है, तो फिर वो देश अपने स्तर पर ही विज्ञप्ति जारी कर सकता है, और ऐसी स्थिति में भारत यदि कोई आम सहमति ना बने तो विज्ञप्ति जारी कर सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा कि रशिया यूक्रेन का मुद्दा डिस्कस किए बिना हम रह जाएं, या फिर रशिया यूक्रेन का मुद्दा डिस्कस ना हो? ये भारत चाहता है, वेस्टर्न वर्ल्ड चाहते हैं कि वो डिस्कस हो, रशिया चाहता है कि डिस्कस हो तो हमारा नाम भी आए, हम भी उसमें अपना पॉइंट बताएं, वो भी डालना। कुछ इस प्रकार से सब तरफ से माहौल टाइट है। अब बड़ा सवाल है कि क्या भारत इस विषय को टाल सकता है क्या? आंसर है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रांस के द्वारा फरवरी में ही मना कर दिया गया था कि यदि आप लोगों ने इस विषय पर चर्चा नहीं की तो हम नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये विषय तो चर्चा में लिया जाएगा। रशिया ने इसको और क्रिटिकल कर दिया कि यदि चर्चा हुई और हमारा पक्ष नहीं जाना तो हम इसको पास नहीं होने देंगे। भारत बीच में फंस गया। कैसे? क्योंकि भारत असल मायने में कह चुका है कि यह हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा आखिरी घोषणा पत्र जारी होगा उसमें भारत अपना वही सेट 3 शब्द का, 3 जो प्रेम के अक्षर हैं, डायलॉग, पीस और डिप्लोमेसी, पीस और डायलॉग, DDP, इनके आधार पर ही दुनिया के देशों को आगे बढ़ना चाहिए। भारत संभवतया यही बात को वहां पर दोहराएगा। ऐसी स्थिति में देखना यह जरूरी होगा कि क्या रूस का पक्ष रखने से वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आ जाएगी।
इवेंट का आयोजन जितना भारत के लिए खास है, दुनिया भी इस चीज को नजरें गड़ाकर देख रही है कि भारत इस समय दोनों प्रकार की ताकतों को मैनेज करने में कैसे कामयाब होता है। दोनों ध्रुवों को एक पटल पर लाने में यदि भारत कामयाब हुआ तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी भारत की सफलता मानी जाएगी। बाकी आपको इस विषय पर क्या लगता है, जरूर अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।